हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो जो हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे कैसे हुआ। एकदम से तो भारत पर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, कुछ नीतियाँ लेके आए। कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जिनकी नीतियाँ थी, तो सभी को अच्छे से हम कवर करने जा रहे हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो वह पूर्ण रूप से एक व्यापारी कंपनी थी। भारत में जब वो आए तो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही एम था, व्यापार करना। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार भारत में दो प्रमुख युद्ध के कारण से हुए थे। दो प्रमुख युद्ध रहे, ऐतिहासिक युद्ध दो प्रमुख ऐसे रहे जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो ये महत्वपूर्ण दो युद्ध हैं जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ था। इन दोनों युद्धों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। बाद में लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त करके खुद को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। तो इन दोनों युद्ध के बारे में हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम संधियाँ देखेंगे। इलाहाबाद की संधि क्या थी जिस कारण इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश का भारत पे। तो पहले इन दोनों युद्धों के बारे में देखिए। प्लासी का युद्ध, ठीक है, कंटेंट काफ़ी अच्छे से तैयार किया जाता है आपके लिए, एक पिक्चर लाई जाती है जैसे चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहे। तो देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का स्वामी बना दिया और इसे राजधानी के रूप में प्रयोग किया बंगाल को। यह था प्लासी का युद्ध। ये बहुत मेन युद्ध था नवाब सिराजुद्दौला द्वारा लॉर्ड क्लाइव के साथ, जिसमें इनकी हार के बाद लॉर्ड क्लाइव को एक मेन मौका मिला और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार बढ़ा। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध बक्सर नामक स्थान पर हुआ था जो वर्तमान बिहार में है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी की नींव रखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम इनके साथ शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे और जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार बढ़ा। तो ये मेन दो युद्ध हैं जिस कारण हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था और कौन विजयी रहे थे, तो ये देख लीजिए और कब ये युद्ध हुआ था। अब देखते हैं आगे इलाहाबाद की संधियाँ। प्रथम संधि देखिए, संधि में क्या था, ठीक है। इनकी संधियाँ कुछ इस प्रकार थी जिस कारण वो ज़्यादातर फेवर में होती थी, अंग्रेजों के संधियाँ उनके फेवर में होती थी, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि की मुख्य बातें देखिए क्या है। कंपनी को दीवानी अधिकार, शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान कर दिया, ठीक है। शाह आलम ने राजस्व यानी जब पैसा ही कंपनी के पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो मजबूत तो वही होगी, ठीक है। वार्षिक पेंशन, कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया कि 26 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे। कड़ा और इलाहाबाद, कंपनी ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर शाह आलम को सौंप दिए, ठीक है। शुजा-उद-दौला से लेकर शाह आलम को सौंप दिए। शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में इन्हें देना पड़ा, ठीक है। शुजा-उद-दौला को 50,000 रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को देना पड़ा। बलवंत सिंह, शुजा-उद-दौला को बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति का पूरा कब्जा देना पड़ा। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी इलाहाबाद की प्रथम संधि में। मेन जो बातें बस यही है, शाह आलम द्वितीय का, ठीक है, इसने क्या किया, राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी को दे दिया और खुद 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन लेने लगा। तो ये मेन टॉपिक है, ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद
इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा। देखिए अब इसमें कौन कौन सी संधियां में हस्ताक्षर किए गए। कंपनी ने अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखने का फैसला किया। अंग्रेज शातिर देखिए कितने थे। उन्होंने कहा अवध के नवाब को कि आप हमारी एक सेना रखिए और उसका खर्चा आप ही पे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेना होती थी वो अंग्रेजों की होती थी, चाहे वो किसी नवाब के दरबार में कार्य करती थी, लेकिन एक प्रकार के गुप्तचर भी हुआ करते थे, ठीक है। अब कोई सी चीज़ के कोई गुप्त फैसला लेना हो, ठीक है, कोई गुप्त बातें हो, तो हर टाइम अंग्रेज़ों की सेना रहती थी नवाबों के दरबार में। तो उस प्रकार जो उनकी ट्रांसपेरेंसी थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, नवाबों की, क्योंकि ये उनके गुप्तचर के रूप में काम करते थे। और दूसरा क्या फ़ायदा था, अंग्रेजी सेना रखने के बाद उन्हें उसके बदले में कंपनी को पैसा या ज़मीन देना पड़ता था। उनकी सेना रखोगे तो वो कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी। नवाब द्वारा हर्जाना, नवाब को कंपनी को 50 रुपये का हर्जाना भी देना था। कर मुक्त व्यापार, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली, ठीक है, इस संधि के द्वारा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप अवध में व्यापार करिए। इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र नवाब को वापस नहीं दिए गए। बनारस और गाजीपुर, बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र अंग्रेजों की सरक्षता में बलवंत सिंह को दिए गए, लेकिन वह अवध के राजा के अधीन ही माना गया, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, किसके, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के। इसमें ये टर्निंग पॉइंट था अंग्रेजी सेना रखने का, ठीक है। उसके बाद कर मुक्त व्यापार, तो ये सब मेन पॉइंट थे जिस कारण अंग्रेजों का विस्तार भारत में बढ़ा। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए 5 मुख्य व्यक्ति प्रमुख है, यही मेन 5 थे। और इनकी नीतियाँ कुछ इस प्रकार थी जिस कारण भारत धीरे धीरे गुलाम बनता गया। लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद वारेन हेस्टिंग, तो देखिए इस प्रकार ये 5 व्यक्ति, ये गवर्नर जनरल, वाइसराय, इस प्रकार ये बनते गए। कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन लोगों की कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिस कारण धीरे धीरे भारत पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। अब हम देखते हैं आगे कुछ इनके बारे में जो तथ्य किए गए हैं। अंग्रेज गवर्नर द्वारा भारत के क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में क्या कहा गया है। क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी। वारेन हेस्टिंग ने इस नींव को मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की, ठीक है। एक ने नींव रखी, दूसरे ने उस नींव को मजबूत किया, तीसरे ने इमारत खड़ी करने की प्रारंभ की। वेल्लेस्ली ने इस इमारत को पूरा किया। बाद में गवर्नर जनरल ने अंतिम शक्ल प्रदान की। ये बस वैसे समझाने के लिए, मतलब भारत में धीरे धीरे कैसे इन्होंने एक व्यापार के माध्यम के लिए सिर्फ आए थे कि हम भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और भारत पर कैसे कैसे इन्होंने कब्जा किया, शासन किया। तो ये इसके बारे में है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव से लेके फिर कितने गवर्नर जनरल आते गए और भारत गुलाम बन गया अंग्रेजों का। आगे देखिए, लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन 1765 में, 1765 से 1772 तक ये चला। तो देखिए ये क्या था। द्वैध शासन इलाहाबाद की संधि से क्लाइव ने स्थापित किया था, ठीक है। इसमें मेन जो था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव का ही द्वैध शासन था, ठीक है। द्वैध शासन क्या बोला जाता है, दोहरा शासन, सीधा बोला जाए दोहरा शासन। दोहरा शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को भी माना जाता है। ये मास्टरमाइंड जिसे बोला जाता है, ये इसका मास्टरमाइंड था लियोनिस कार्टिस, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था। अब इसमें देखिए क्या था, दीवानी और राजस्व वसूली, मेन जिससे पैसा आ रहा है उसका काम किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है। पैसा वो सारे इकट्ठा करेगी। प्रशासनिक और न्यायिक कार्य वो बंगाल के नवाब देखेंगे। गद्दी पे तो यही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रशासन देखेंगे, लॉ मेंटेन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, न्याय दिलाना, ठीक है। ये अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेन टैक्स राजस्व वसूली का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो इनकी कुछ इस प्रकार की नीतियाँ थी, ठीक है। सीधा इम्पैक्ट भारत पे पड़ा। और भारत में जब इकोनॉमिक्स क्राइसिस आएंगे, ठीक है, पैसा उनके पास तो है ही नहीं, नवाब तो वैसे कमज़ोर होते जाएंगे,
क्योंकि इनके पास पैसा तो आ ही नहीं रहा, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा है। ठीक है, पैसा ही जब इनके पास नहीं आएगा तो धीरे धीरे खुद कमज़ोर होते गए, और भारत में जो सभी राज्य थे धीरे धीरे इन्होंने एक एक राज्य हड़पने स्टार्ट कर दिए अंग्रेजों ने। प्रशासनिक और न्यायिक कार्य बंगाल के नवाब को दे दिए गए, तो इसे बोला जाता है दोहरा शासन प्रणाली। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सी शक्तियाँ कैसे कैसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुई। कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां को, बिहार में राजा सीतप राय को और उड़ीसा में दुर्लभ राय को उपदीवान नियुक्त किया। ये तीनों याद रखिएगा किसको किसको कहाँ पे नियुक्त किया गया। इस तरह देव शासन में दो शासक हो गए, कंपनी तथा नवाब। ठीक है, दोहरा शासन प्रणाली में दो शासक हो गए, कंपनी तथा नवाब। कंपनी के पास अधिकार तथा शक्तियाँ थी क्योंकि उत्तरदायित्व नहीं था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, कंपनी के पास अधिकार था, रूल रेगुलेशन ही बनाती थी और शक्तियाँ थी, किंतु उत्तरदायित्व नहीं था। लॉ मेंटेन करना, ऑर्डर को, प्रशासनिक कार्य सब उनके हाथ में थे। जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व था किंतु अधिकार नहीं थे, इनके पास अधिकार नहीं थे। ठीक है, चीज़ों को बदलने का, ठीक है, नए ऑर्डर नए लॉस इनके पास अधिकार नहीं है। इनके पास जो लॉस बने हुए उस प्रशासन को चलाने का अधिकार था। ठीक है, अब नवाब स्वतंत्र शासक नहीं रहे, वो एक प्रकार के कठपुतली थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। वे वार्षिक पेंशन या कंपनी की वार्षिक अनुदान पर वे निर्भर थे, क्योंकि राजस्व आपको पहले ही बताया, राजस्व सारा टैक्स जो है कंपनी को जा रहा था, जितना रेवेन्यू होता था सब कंपनी को जा रहा था। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को दोहरी शासन प्रणाली और द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इस जो दोहरा शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। दोहरा शासन प्रणाली के प्रभाव देखिए, बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति हुई, भ्रष्टाचार काफ़ी होने लगा, व्यापार तथा धंधे चौपट हो गए, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का आहास हुआ। ठीक है, क्योंकि इनकी नीतियाँ कुछ इस प्रकार थी, और बाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ भी भारत में से स्थापित की। उनकी फैक्ट्रियाँ कुछ इस प्रकार थी, जो मिलों में तैयार वस्त्र हुआ करते थे तो वो सस्ते हुआ करते थे, और भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग था उनसे जो वस्त्र बनते थे वो महंगे हुआ करते थे, जिस कारण भारत का जो वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का जो व्यापार था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने भारत के व्यापार सिस्टम के, अपने व्यापार सिस्टम के द्वारा इन्होंने भारत का ट्रेड सिस्टम है, ट्रेड व्यापार बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। आगे देखिए, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि क्या थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना। सहायक संधि का अर्थ देखिए, दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता। सहायक संधि सीधा सहायता करना, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। लॉर्ड वेल्लेस्ली 1758 में जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो ये सहायक संधि लेकर आया, दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता। अब देखिए समझिए, ये एग्जाम्पल दिया गया है अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ये किसी ए प्रदेश का राजा है, ठीक है, और ये किसी बी प्रदेश का राजा है, दोनों अलग अलग राज्य के राजा हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम में होता ही क्या था, मतलब लड़ाइयाँ हुआ करती थी राजाओं के बीच में, क्षेत्र विस्तार के लिए या वैसे उनकी आपसी दुश्मनी हुआ करती थी, तो ये सब चीज़ें थी। अब लाल वेल्लेस्ली लेके आया सहायक संधि। सहायक संधि ये बीच में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों राजाओं के बीच में। अब इसका देखिए दिमाग, ये करता क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी। सहायक संधि, आप हमारे साथ हाथ मिलाओ, इसने ए से कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, आप हमारे साथ हाथ मिलाओ, यस सहायक संधि करो। सहायक संधि के द्वारा हम आपको इससे, आपके शत्रु से बचाएंगे, सहायता करेंगे, हम अपनी सेना भेजेंगे आपके लिए। ठीक है, इसके पास, ठीक है, इसके पास नहीं सॉरी, इससे बचाने के लिए। ठीक है, बी राजा से आपको बचाने के लिए हम अपनी सेना भेजेंगे, सहायक संधि अब हमसे कर लो। हमारी सेनाएं आपका साथ देंगी, आपके बॉर्डर एरियाज देखेंगी, ठीक है, सीमा सुरक्षा के लिए और सभी चीज़ें के लिए आप हमारी सेना रखिए अपने राज्य में। तो ये थी सहायक संधि, इनसे करते थे। ठीक है, इससे बचाने के लिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं ये इससे होता था, ये इनसे भी करते थे, इनसे बचाने के लिए। सहायक संधि कुछ इस प्रकार की थी। अब देखिए इसे विस्तार से समझिए और एक्सप्लेनेशन के द्वारा। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि एक ऐसा समझौता जिसके तहत
एक भारतीय शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार करेगा। भारतीय शासक होगा, ठीक है, किसी प्रदेश का नवाब राजा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार करेगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगा, और उसके बदले में कंपनी की सेना का खर्च उठाना पड़ेगा और ब्रिटिश के नियंत्रण में ही रहेगा, ठीक है। वो इसकी सर्वोच्चता तैयार की, मतलब स्वीकार की। उसके बाद कंपनी उसे अपनी सेना दी और उस सेना का खर्च नवाब उठाएगा, ठीक है, और वो ब्रिटिश के नियंत्रण में भी रहेगा। कौन? नवाब। उसके बाद लॉर्ड वेल्लेस्ली की ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार की एक नीति थी, ठीक है। ये जो लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि थी, यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति थी। कहने को तो ऐसा लगेगा कि देखने में, जैसे आपको अभी पिछले पेज पे समझाया, कि नवाब को ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी सहानुभूति के लिए, कि हाँ ये हमें अपने शत्रु से बचा रहे हैं। लेकिन वो इस प्रकार था, सेना जब वो अपनी रखते थे तो वो गुप्तचर का काम करते थे, क्योंकि वो अंग्रेज हुआ करते थे। इस संधि में भारतीय राज्य ब्रिटिश पर निर्भर होने लगे, क्योंकि हाँ कभी भी ज़रूरत पड़े तो अंग्रेजी सेना, क्योंकि जो उनकी खुद की सेना हुआ करती थी ना, उस सहायक संधि के द्वारा उनको भी हटा दिया गया। वो सेनाएं बेचारी बेरोजगार हो गई इंडिया की, इस प्रकार हुआ करता था, और ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ता चला गया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, ठीक है। नोट, इंदौर के हलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। आगे देखिए सहायक संधि की विशेषताएं। सबसे पहले, सहायक संधि करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये हैदराबाद बताइएगा, अवध नहीं आएगा, ठीक है। सहायक संधि जब लागू हुई तब से बाद में बात की जा रही है, ये आपको एक बार दोबारा देखिए। 1765 की बात की जा रही है, जबकि लॉर्ड वेल्लेस्ली का जो शासनकाल आया था वो 1798 में आया था, ठीक है। ये तो पहले की बताया, जब सहायक संधि लागू ही नहीं हुई थी उससे पहले का बता रहे हैं कि अवध के नवाब ने कर ली थी। ये प्रकार की कुछ नीतियाँ थी जिस कारण कहा जा सकता है कि अवध के नवाब के साथ ऐसे हुआ था। लेकिन पहली सहायक संधि हैदराबाद 1798 में, ठीक है, 1800 के बीच में हैदराबाद से ने स्वीकार की थी। उसके बाद मैसूर ने स्वीकार की 1799 में, फिर तंजौर ने 1799 में, फिर अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में, बरार व भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि स्वीकार की। जो देसी रियासत इस संधि को स्वीकार करेगी वो अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण व नौकरी नहीं देगा। अब इसकी कंडीशंस देखते जाइए, अब सब अंग्रेजों की फेवर में कंडीशन है। जो देसी रियासत, एक देसी रियासत ने सहायक संधि स्वीकार की, अब उसका कार्य देखिए, उसका उस पर क्या नियम लागू हुआ। वह राज्य अपने जो शत्रु राज्य है उस किसी भी व्यक्ति को शरण ही नहीं देगा अपने राज्य में, न उनको नौकरी देगा। उसके बाद देखिए दूसरी शर्त क्या थी, कंपनी की अनुमति के बिना अन्य राज्य से युद्ध या संधि या मैत्री संबंध भी स्थापित नहीं कर सकेगा। कि हाँ, अंग्रेजों को पता होना चाहिए कि आप जो आपका जो नेबर राज्य है उसके साथ कौन सा युद्ध आप करने जा रहे हो, या कोई आपस में आप कोई संधि तो नहीं कर रहे हो जो अंग्रेजों को ना पता हो, या आप मैत्री संबंध स्थापित कर लो, मित्र बन जाओ, अंग्रेजों को ना पता लगे। तो ये दूसरी इनकी विशेषता थी सहायक संधि के द्वारा। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहाँ अपनी सेना रखेगी, ठीक है, कंपनी अपनी सेना रखेगी, और खर्च कौन उठाएगा? वहाँ का नवाब, मतलब खुद ही फोर्स समझ लीजिए। संधि इस प्रकार थी, अपनी सेना भी रखो, उनकी सेना अंग्रेजों की, और उनका खर्च भी दो। दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, ये भी देखिए। ब्रिटिश कंपनी आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करेगी नवाब की। तो ये थी सहायक संधि, फुली एंड फुल फाइनल अंग्रेजों के फेवर में थी सहायक संधि। आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे विलय का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जिसे विलय का सिद्धांत कहा जाता है, ये इसके कारण बहुत फेमस है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, जिस कारण लॉर्ड डलहौजी चर्चे में रहा। अब हड़प नीति या विलय का सिद्धांत, इसको हम जरूर करेंगे, अच्छे से देखेंगे। डलहौजी ने अपनी नीति के तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी तथा संतानहीन शासकों को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया।
अभी देखेंगे है क्या। देखिए, विलय का सिद्धांत या हड़प नीति। इस नीति के तहत क्या था, कोई भी राज्य के पास अगर किसी की कोई संतान नहीं है तो वो उत्तराधिकारी गोद लेके अपने राज्य में उसको राजा नहीं बना सकता था। आपका आगे कोई बेटा या बेटी नहीं है तो किसी भी राजा का, तो वो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यानी बिल्कुल अंग्रेजों को फेवर में एक नीति। नो सन और डॉटर एनी किंग देन दीज ऑल विलेजेस या ऑल सिटीज आर मर्जर विथ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, अब हम देखते हैं आगे। डलहौजी ने भारतीय राज्य को 3 चरणों में विभाजित किया। तो देखिए, प्रथम श्रेणी की रियासतें, द्वितीय श्रेणी की रियासतें, तृतीय श्रेणी की रियासतें। वो सभी राज्यों को जैसे मिलाता था अपनी रियासत में, कौन कौन सी रियासतें को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करना है उसने ये पहले ही तय कर लिया था। प्रथम श्रेणी की रियासतें, ये वो रियासतें थीं जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थी और ना ही कर देती थी, ये टैक्स भी नहीं देती थी, कोई टैक्स नहीं, ये ब्रिटिश शासन के अधीन ही नहीं थी। ऐसी रियासतें पर गोद लेने का कोई हस्तक्षेप नहीं था। किसको भी आप गोद लो और अपने राजा के द्वारा, अपनी प्रजा के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति वो बिठा सकता था गद्दी पे। यानी अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। द्वितीय श्रेणी की रियासतें, ये वो रियासतें थी जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन थी, ठीक है, और उन्हें कर देती थी किसी कंपनी को, परंतु वे अंग्रेजी के अधीन थी, कर देती थी कंपनी को और अंग्रेजों के अधीन तो वो रहेंगी। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये दी गई कि अगर कोई उत्तराधिकारी गोद लेना हो तो पहले सरकार की सहमति अनिवार्य होगी, कंपनी की सहमति अनिवार्य होगी, अंग्रेजों की सहमति अनिवार्य होगी। तृतीय श्रेणी की रियासतें, ऐसे राज्य के शासक जिसमें उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए पूर्ण पाबंदी लगा दी गई, आप उत्तराधिकारी गोद ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो 3 कंडीशन थी, एक में कोई हस्तक्षेप नहीं था, 0 हस्तक्षेप, 0 इंटरफियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, देन सेकंड सम सेमी इंटरफियर, देन लास्ट, ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल पूर्ण पाबंदी लगा दी गई जिसमें कोई भी गोद उत्तराधिकारी नहीं ले सकता था। अब देखते हैं आगे। हड़प नीति के शिकार राज्य। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। 1848 में सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु से पहले एक बालक गोद लिया था, जिसे इस नीति के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा अवैध करार कर दिया गया और सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। जैतपुर उड़ीसा में मिला 1849 में, संबलपुर बुंदेलखंड में 1849 में, ठीक है। ये सब अब धीरे धीरे अंग्रेजी शासन में थे। बाघाट 1850 में अंग्रेजी शासन में विलय हो गया। उदयपुर 1852 में, उदयपुर 1852 में यहाँ पे भी लिखा हुआ। झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में और अवध 1856 में। तो ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए हड़प नीति के द्वारा। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, क्योंकि ये नीति कुछ इस प्रकार की थी। आगे देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीति व उसके प्रभाव। अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना था। अब कच्चा माल मिलेगा कहाँ? भारत में, और उन उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था। कच्चा माल भारत से लेके यूरोप में चीज़ें तैयार होती थीं फैक्ट्रियों द्वारा और वह वापस भारत में बिकने आती थी। 17वीं शताब्दी में जहां भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंतर भारत एक आयातक देश बन गया था। किसका? फिनिश गुड्स का। अब भारत की स्थिति क्या थी देखिए, 18वीं शताब्दी में वो निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और वहाँ से इंग्लैंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यूरोप में स्थापित की गई, वहाँ से तैयार माल बन के आता था भारत में और बहुत सस्ते दामों में बिकता था, जिस कारण जो भारत का व्यापार है, जो भारत का इंटरनल व्यापार था, बिल्कुल समझ लो तहस नहस हो गया। ठीक है, वो हम जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के प्रोडक्ट पर डिपेंड हो गए। मशीनों से चीज़ें बनती थी, बहुत सस्ती होती थी, और भारत की चीज़ें हाथ करके हस्तशिल्प बनाते थे, उनकी कारीगरी तक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ठीक है, 1720 में भारतीय रेशमी व छपी हुई वस्तुओं पर इंग्लैंड में पूर्ण
रूप से पाबंदी लगा दी और उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ता था जो ऐसी वस्तुएं पहनते थे, ठीक है, ऐसे वस्त्र पहनते थे। अब देखिए आगे क्या नीति अपनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मुख्य 3 चरण थे। वाणिज्यिकरण चरण, ठीक है, व्यापार जिसे बोला जाता है, 1757 से 1813 ईस्वी, जिसमें धन की लूट व भारत में व्यापार का मोनोपोली यानी एकाधिकार, जिसमें एकाधिकार के लिए इन्होंने फ्रांस, डच, इन सब से भी इन्होंने युद्ध किए। औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813-1858, जिसमें रेलवे का विकास हुआ, भारतीय उद्योग धंधों का चौपट होना इसी में था। वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद, निवेश, यहाँ पे आएगा निवेश और औद्योगिकरण का युग। वाणिज्य चरण 1757 से 1813 ईस्वी। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित था, कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटा जाए, ठीक है, बस इनका ध्यान यही था कंपनी कि बस भारत को किन किन नीतियों के द्वारा भारत को लूटें। इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए उन्होंने पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों से कई युद्ध लड़े। कम से कम मूल्य पर वस्तु को खरीदकर यूरोप में अधिक मूल्य पर बेचना था। रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है, सस्ता पड़ता था इनको, शासन ही उन्हीं का था, सस्ता क्या पड़ना, शासन ही उन्हीं का था। राजनीतिक प्रभाव स्थापित का राजस्व प्राप्त करना, ये सोचे थे कि भारत में राजनीतिक प्रभाव कैसे स्थापित हो, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेयर में अगर घुसे तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा, तो उन्होंने नीतियाँ इस प्रकार से बनाई। अब देखते हैं आगे। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 ईस्वी। औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत में शोषण का नया रूप सामने आया। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई। भारत से हटकर इंग्लैंड में बहुत नए नए उद्योग, नई नई फैक्ट्रियाँ लगी। इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। इंग्लैंड में उद्योगों की स्थापना जब हुई तो इसमें 2 समस्याएं सामने आई, कच्चा माल और खदान की आवश्यकता। तो बस कच्चा माल भारत था, मेन पॉइंट कि भारत से कच्चा माल लाकर इंग्लैंड में तैयार किया जाए, और कारखाने से निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता। तो अगर इसके बाद वस्तुएं तैयार हो जाती हैं तो उसे बेचा कहाँ जाए, तो भारत था। उसके बाद भारत ही नहीं था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, जो सब इकट्ठे डिवाइड थे, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, ठीक है, उस टाइम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इकट्ठे ही थे, एक पूरा भारत था। तो एक बड़े मार्केट की ज़रूरत थी, उसके लिए भी भारत ही था, ठीक है। इसके अलावा यही नहीं, वो अपने यूरोप में भी चीज़ों को बेचा करते थे। प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत के व्यापार का दरवाज़ा खोल दिया गया। ये पहले नहीं था। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में ये सिस्टम नहीं लागू किया था। ये बाद में हुआ कि जो प्रत्येक वेस्ट व्यापारी भारत में जाकर व्यापार कर सकता है, ये नियम बाद में लागू हुआ था। औद्योगिक पूंजीवाद, जब ऐसी क्रांति आई, अंग्रेजों के वस्त्र मिलों में तैयार होते थे जो सस्ते होते, जबकि भारतीय वस्त्र हाथों से तैयार होते थे, निर्मित होते, वो महंगे होते थे, जिससे भारतीय उद्योग का पतन होने लगा। भारतीय उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगा। आगे देखिए, कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ठीक है। अब हमने कच्चा माल ही वही तैयार करना है जो हमारे बिजनेस में फ़ायदा दे। अंग्रेजों ने ये सोचा, ठीक है, गेहूँ, उसके बाद ये अपना धान, ये सब चीज़ें इन्होंने उगाना ही बंद कर दिया। नहीं, हमें वो चीज़ें चाहिए भारत में, उन चीज़ों को उगाया जाए जिसका कोई व्यापारिक फ़ायदा हो। इन्होंने नील की खेती, कपास, अफीम, ठीक है, जाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादकों किसानों को मजबूत किया। इनका जो शासन था वो भारत में तो फैल ही चुका था, तो इन्होंने जो भारत के फार्मर थे उनको बोला, अब ये चीज़ों उगाओ, इन चीज़ों से हमारी जो फैक्ट्रियाँ चलेंगी। नहीं, ये मतलब जो धान, चावल, ये सब चीज़ें का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया, जिस कारण भारत के कुछ हालात देखिए क्या हुआ। भारत में अनाज की कमी होने लगी, भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी में बढ़ोतरी हुई। ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक हानि भारतीय सूती वस्त्र की थी, क्योंकि मेन फोकस कपास, कॉटन, ये सब जब चीज़ें उगेंगी तो वहाँ पे जाएंगी, वहाँ से तैयार होकर इंडिया में आके बिकेंगी, वो होंगी मिलों में तैयार, जिस कारण भारत में भूखमरी भी धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि हम किसान उगाते ही वही थे, ये अंग्रेज़ों के द्वारा, जो उनको उद्योग में फ़ायदा हो। तो ये सब चीज़ें हुई। आगे देखिए,
वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद। 1958 के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर आया। इसमें सर्वाधिक पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया, जो सार्वजनिक निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, वो सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में किया गया, लोन्स दिए गए सबसे, जबकि सर्वप्रथम पूंजी निवेश रेलवे में प्रारंभ हुआ कि रेलवे में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, रेलवे को बढ़ाया जाए। ब्रिटिश निवेशकों में चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना गया वो उसे वित्त बाजार कहा जाता है। इसके तहत बैंकों तथा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद के द्वारा निवेश के अन्य क्षेत्रों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग और जहाज रानी के प्रमुख बंदरगाह ये सब स्थापित किए गए। रेलवे, बैंक, बीमा और जहाज रानी में सर्वाधिक ब्रिटिश निवेश था। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए, तो ये सब आया वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद। अब हम देखते हैं आगे भारत में रेलवे का विस्तार। भारत में रेलवे की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तो जब इसका शासनकाल रहा, इसके द्वारा प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने किया। भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली। रेलवे प्रबंधन ने 33 कंपनियां थीं, जिसमें 24 निजी थीं, 5 सरकारी कंपनियां और 4 देसी रियासतें थीं। तब 1869 की बात ये हो रही है, 1869 तक रेलवे प्रबंधन के लिए जो कमेटियां थी, ठीक है, कंपनियां थी। 1879 के किल्टन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया था। 1905 में कर्जन ने थॉमस के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछा गया, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। 1948 में भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और महिला में कौन थी? स्वतंत्र महिला में जो अगर पूछा जाए पहली रेल मंत्री, वो है ममता बनर्जी। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1991 में हुआ, नेशनलाइजेशन। 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का भी गठन किया गया है। तो ये जो लाइनें हैं, ये देखिए कब कब कौन सी चीज़ें हुई, ये भी याद रखिएगा। तो ये भारत में रेलवे का कैसे क्या क्या विस्तार हुआ, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, किन नीतियों के द्वारा भारत में अपना शासन शुरू किया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।